वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान मिल्लत, पसे पर्दा बैठ कर सुनने वाली मेरी ज़दार माँ और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, शहनशीन बतशरीफ़ फरमा मुफ्ती असलम क़ासमी साहब, सदर जमीयत उलमा हिंद संगारेड्डी ज़िले, जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब, रुकन असम्बली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़हीराबाद के सदर जनाब अतर अहमद साहब, जनाब गौस पाशा साहब, सदासी बेट के मजलिस के सदर, इशरत साहब ज़िले मेदक के सदर, यूनुस साहब जो नारायण खेड़ के मजलिस सदर हैं, बांसवाड़ा से तशरीफ़ लाए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर, सेक्रेटरी ज़हीराबाद गौस साहब, बिदर के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और रुकन बल्दिया जनाब मुन्ना साहब, आरिफ काउंसलर साहब, नुमाइंदा रुकन बल्दिया याकूब साहब, मजलिस के साबिक़ अरकान बल्दिया एजाज साहब, नाज़िमुद्दीन साहब, फाजिल साहब, ख्वाजा साहब, मेरे तमाम मजलिस रुफ़क़ा, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, मैं आप तमाम का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल कर आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जलसे हालात हाज़रा में आपने शिरकत की। मैं शुरुआत में आपको ये बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि आज हमारी आँखों के सामने और बल्कि सारी दुनिया के सामने जो बर्बरियत के मज़ाहिरे आप और हम और सारी दुनिया देख रही है कि फ़लस्तीन की सरज़मीन पर, जहाँ पर मासूम फ़लस्तीनियों के खून से गाज़ा की सरज़मीन को लाल किया जा रहा है और गाज़ा में अब तक 9,061 लोगों की मौत हुई है, जिसमें से 3,760 मासूम बच्चे हैं, 2,326 उसमें ख़वातीन हैं। यानी 9,000 में जो लोगों की मौत हुई है इज़राइल ज़ालिम हुकूमत की बमबारी और उनकी फ़ौजी कार्रवाई से, 9,061 लोगों की मौत, जिसमें 3,760 बच्चों की मौत हुई है, 2,326 ख़वातीन की मौत हुई है। आप अंदाज़ा लगाइए कि पिछले 11-12 दिन से ये बर्बरियत फ़लस्तीनियों पर की जा रही है और ख़ास तौर से मग़रबी ममालिक जो सारी दुनिया को ह्यूमन राइट्स का दर्स देते हैं, आज वो अंधे बन चुके हैं, बहरे बन चुके हैं। इन मासूम फ़लस्तीनियों पर जो जुल्म हो रहा है उस पर मग़रबी दुनिया खामोश तमाशाई बनकर उनको देख रही है। अफसोस होता है कि यही मग़रबी दुनिया अगर किसी एक जानवर पर कुछ हो जाता है तो उसका बड़ा इशू बनाते हैं। यूक्रेन में रशिया ने हमला किया यूक्रेन पर, तो पूरी मग़रबी दुनिया रशिया के ख़िलाफ़ खड़ी हो गई, यूक्रेन के साथ आकर ठहर गए। मगर जब वही फ़लस्तीनियों पर पिछले 75 बरस से इज़राइल उन पर जुल्म कर रहा है तो मग़रबी दुनिया खामोश बैठी हुई है और आज 9,000 के करीब फ़लस्तीनियों को क़त्ल कर दिया गया। 10,000 से ज़्यादा बिल्डिंगों को डिमोलिश कर दिया गया जो बमबारी के ज़रिए। 21 लाख की आबादी गाज़ा पट्टी का इलाक़ा है, जिसमें से 10 लाख लोग आज बेघर हो चुके हैं। आज हम यहाँ आराम से बैठे हैं संगारेड्डी के इस ग्राउंड में, मगर आप थोड़ी देर के लिए सोचो
कि ना उनके पास पीने का पानी है, ना खाना है। 36 अस्पताल गाज़ा में है, जिसमें से 16 इजराइल ने बमबारी करके उनको बर्बाद कर दिया। 50,000 ख़वातीन हामिला हैं और उनके लिए दवाएं नहीं हैं। मासूम बच्चे, ज़ईफ़ लोग जब ज़ख्मी होते हैं इजराइल के जुल्म या बमबारी की वजह से, तो डॉक्टर्स उनका इलाज बग़ैर एनेस्थीसिया के करते हैं, बग़ैर लाइट के करते हैं। मामूली से लाइट लगाकर पेशेंट का इलाज करते हैं। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, आप अंदाज़ा लगाइए कि डॉक्टर अगर इलाज कर रहा है, तो मैं एक वीडियो देखा जिसमें एक नर्स है किसी एक मरीज़ का इलाज कर रही है, तो जब उसके सामने से एक स्ट्रेचर पर एक बच्ची को लेकर जा रहे थे कि ज़ख्मी हुई है, वो नर्स ऐसा नज़र उठा कर देख कर चीख मारती है कि मेरी बेटी है और दौड़ती है अपनी बेटी की तरफ। सहाफ़ी हैं, सारी दुनिया को बता रहे हैं इजराइल जो जुल्म कर रहा है, मगर एक अल जज़ीरा के सहाफ़ी के नज़ारे आपने और दुनिया ने देखा कि उसको जब बताया जाता है कि उसके 2 बेटों की और उसकी बीवी की मौत हो गई है। अंदाज़ा लगाइए अजीज़ दोस्तों कि 75 साल से गाज़ा में, वेस्ट बैंक में, ईस्ट जेरूसलम में, यहाँ पर फ़लस्तीनियों पर जुल्म हो रहा है और अब तो हद हो चुकी है। अफसोस होता है कि लोग ये समझ रहे हैं कि इन मासूम फ़लस्तीनियों को मार देने से इनके हौसले ख़त्म हो जाएंगे, ये जद्दोजहद नहीं करेंगे एक आज़ाद फ़लस्तीन मुल्क के लिए, तो दुनिया गलत समझ रही है। अब कोशिश ये की जा रही है कि गाज़ा के इन फ़लस्तीनियों को मिस्र में सीनाई के सहरा में उनको ढकेल दिया जाए ताकि पूरे गाज़ा को खाली कर दिया जाए। अफसोस होता है उन तमाम मुस्लिम ममालिक पर जिनके पास अल्लाह ने उनको बड़ी दौलत दी, क्या क्या नहीं दिया, मगर उसके बावजूद भी आज कोई बोल नहीं सकता। मगर मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हाना व ताला उनकी मदद करेगा। और दुनिया में हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ हमारे वतन में बल्कि अमेरिका के बड़े बड़े शहरों में हज़ारों की तादाद में लोग फ़लस्तीनियों की ताईद में इज़राइल की जुल्म और बर्बरियत के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। अमेरिका के बड़े बड़े शहरों में, बरतानिया में, लंदन में करीब 3-4 लाख का जुलूस निकला। वहाँ पर लोग रोडों पर निकल कर आ गए। तो आज भी दुनिया में इंसाफ पसंद लोग मौजूद हैं और मगरबी ममालिक के हुक्मरान तो इज़राइल को खुली छूट दे चुके हैं कि फ़लस्तीनियों पर जुल्म करो। उनकी ज़मीन को इज़राइल ने कब्ज़ा किया 75 साल पहले। आज ही के दिन, आज 2 नवंबर को 1918 को बाल्फोर डिक्लेरेशन हुआ था। पहली जंग अजीम के बाद बरतानिया का एक मिनिस्टर बाल्फोर ने इस ज़मीन को इज़राइलियों के हवाले किया था और उसके बाद धीरे 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 खामोश तरीक़े से वहाँ से फ़लस्तीनियों को भगाया गया, मारा गया। फिर 48 में नखबा हुआ, जिसमें नखबा में 7 लाख फ़लस्तीनियों को बेघर कर दिया गया, अपने मुल्क से निकाल दिया गया उनको। आज आप देखते हैं कि सिर्फ वेस्ट बैंक में, गाज़ा में और थोड़े ईस्ट जेरूसलम में फ़लस्तीनी रहते हैं। इस दुनिया में अगर किसी पर जुल्म हो रहा है तो सबसे ज़्यादा जुल्म फ़लस्तीनियों पर हो रहा है। इस पूरी अल्लाह की बनाई हुई दुनिया में अगर सबसे कोई बहादुर कौम है तो फ़लस्तीनी है, जिन पर एक सुपर पावर है इज़राइल, एक न्यूक्लियर पावर है। 75 साल से उनको मार रहा है, पीट रहा है, मगर वो फ़लस्तीनी हार मानने का नाम नहीं लेते। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैं ये ज़रूरी समझता था कि आपके सामने इन फ़लस्तीनियों का जिक्र करूं
ताकि कम से कम हम यहाँ बैठकर सारी दुनिया को बता सकें कि हम भी फिक्रमंद हैं। हम मजम्मत करते हैं इजराइल के जुल्म की, उसकी बर्बरियत की। हम मजम्मत करते हैं मगरबी ममालिक की, इजराइल जैसे जालिम हुकूमत की तायीद की। जेनोसाइड इजराइल कर रहा है, नस्ल कशी कर रहा है गाजा में। ऐसे ऐसे बम्स डाले, फास्फोरस बम डाला जाता है जिससे अगर चमड़ी पर हड्डी गल जाती है, बिल्डिंगें गिर जाती हैं उससे। मगर आप अंदाजा लगाइए कि बिल्डिंग बर्बाद है और नमाज का वक्त आ रहा तो बिल्डिंग के मलबे के ऊपर नमाजें अदा हो रही हैं, लाशें निकल रही हैं पूरे भाई बहन की, माओं की, और उनकी जबान से एक ही बात निकल रही है कि हम फ़लस्तीन को अपना मुल्क बना कर रहेंगे। मैं सलाम करता हूँ फ़लस्तीन के इन जियालों को, मैं सलाम करता हूँ फ़लस्तीन की इन माओं को जिन्होंने ऐसे बहादुर बच्चों को पैदा किया। मैं सलाम करता हूँ फ़लस्तीन की उन माओं को जो 4000 के करीब अपनी औलाद को खो चुके हैं। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, हमको और आपको फ़लस्तीनियों के साथ खड़े रहना है, अपनी दुआओं से, अपने पूरे जोश और जज्बे के साथ कि वो क्या लड़ रहे हैं, किस लिए लड़ रहे हैं, उनका मकसद क्या है, वो आप तमाम पर आया है। मैं अल्लाह से भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इन जालिमों का खात्मा करे। अल्लाह सुब्हानहू तआला फ़लस्तीनियों पर जो जुल्म हो रहा है, अल्लाह अपने फरिश्तों से उनकी मदद फरमाए, अल्लाह उनको कामयाब करे। और मुझे यकीन है कि सुबह क़यामत तक ये फ़लस्तीनी इन जालिमों से मुकाबला करते रहेंगे, बातिल ताकतों से पंजा आजमाई करते रहेंगे और अल्लाह ज़रूर इनको कामयाब और कामरान करेगा। हम दुआ करें कि अल्लाह उनके हौसलों को बुलंद रखे। हम दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला रज़्ज़ाक़ है, अल्लाह उनको रिज़्क़ दे, अल्लाह शाफ़ी है, अल्लाह उन लोगों को जो ज़ख्मी है, आज उनके इलाज के लिए दवाएं नहीं है, अल्लाह उनका इंतज़ाम कराए। और मगरबी दुनिया को याद रखना चाहिए कि हम ये दुनिया नहीं भूलेगी, तुम्हारी अंधी तायीद इजराइल की दुनिया नहीं भूलने वाली है। और जो आज तुम जुल्म कर रहे हो, तारीख में लिखा जाएगा कि तुम्हारी तायीद की वजह से इजराइल ने फ़लस्तीनियों पर जुल्म किया, बमबारी की और हज़ारों की तादाद में बिल्डिंगों को तोड़कर उनको बेघर कर दिया। मगर फ़लस्तीनी लड़ेंगे, मुझे यकीन है। हमारे मुल्क की भी पॉलिसी यही रही कि हम हमेशा एक आज़ाद फ़लस्तीन मुल्क की तायीद किए और मुझे उम्मीद है कि ये मौक़िफ़ में तब्दीली नहीं आएगी। ये मौक़िफ़ महात्मा गांधी ने कहा था कि जिस तरह अंग्रेज़ों के लिए बरतानिया उनका मुल्क है, जिस तरह फ्रांसीसियों के लिए फ्रांस उनका मुल्क है, उसी तरह फ़लस्तीन अरबों का है। और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला ये जुल्म ख़त्म होगा। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, दूसरा अहम बात जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने फैसला लिया तेलंगाना के असम्बली इंतखाबात के सिलसिले में कि जहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार होंगे, हमने अवाम से अपील की कि आप वहाँ पर उन असम्बली हल्के जात से मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब और कामरान करें वोट डालकर और अपनी दुआओं से। जहाँ पर मजलिस का उम्मीदवार नहीं होगा, हमने अवाम से अपील की कि वहाँ पर वो मामू को कामयाब करें, उनके उम्मीदवारों को कामयाब करें। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मजलिस ने फैसला क्यों लिया, मैं आपको बताना चाहता हूँ। यकीनन आपके पास पूरा इख्तियार है कि आप किसको अपना वोट दें, मगर आज सरजमीन हिंदुस्तान में, भारत में, अगर कहीं पर आपकी एक सियासी आवाज़ है, आपकी सियासी ताकत है, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। गो आप संगारेड्डी में रहते हैं, मगर यकीनन आपकी दिलचस्पी, आपकी वाबस्तगी, आपका जज्बा, आपकी दुआओं से ही मजलिस के अरकान असम्बली कामयाब होते हैं और इंशाअल्लाह ताला इस असम्बली इंतखाबात में भी कामयाब होंगे। मैं आपके सामने चंद बातों को रखना चाहता हूँ ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए कि मजलिस ने अपनी तायीद का ये फैसला क्यों लिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, रियासत तेलंगाना बनने के बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर हर साल अक़लियतों की तालीम के ऊपर यहाँ की हुकूमत
650 करोड़ रुपये सिर्फ तालीम के ऊपर खर्च किए, अक़लियतों के तालीम के ऊपर। वो उसका ब्रेकअप क्या है, मैं आपको 9 साल का बता रहा हूं। 9 साल में प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप में 475 करोड़ रुपये खर्च किए गए। इसका फायदा प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप में अक़लियतों के 14,27,714 बच्चे और बच्चियों को हुआ। ये रीइंबर्समेंट ऑफ ट्यूशन फीस है 1,750 करोड़ रुपये। इसका फायदा करीब 9 साल में 1,15,000 के करीब तलबा और तालिबात को हुआ। चीफ मिनिस्टर ओवरसीज स्कॉलरशिप जो अक़लियतों को दी गई 490 करोड़ रुपये 9 साल में, जिसमें 3,224 अक़लियती तलबा और तालिबात को ओवरसीज स्कॉलरशिप दी गई। टेमरिस के स्कूल खोले गए, 3,065 करोड़ रुपये 9 साल में खर्चा हुए, जिसमें आज टेमरिस के जो स्कूल है 200 के करीब। टेमरिस में 205 स्कूल हैं, 97,000 बच्चे और बच्चियां इसमें पढ़ रही हैं। मुस्लिम अक़लियत के बच्चों का स्कूल अलग, बच्चियों का स्कूल अलग। और फिर 32,640 इसी टेमरिस के स्कूल को जूनियर कॉलेज में तब्दील किया गया था मजलिस की नुमाइंदगी पर। तो 32,640 तलबा और तालिबात जूनियर कॉलेज पढ़ रही हैं। 80,000 तलबा और तालिबात इस टेमरिस के स्कूल से मुस्लिम अक़लियत के पढ़कर निकल गए हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि ये जो मैं आपके सामने आदाद व शुमार रख रहा हूं, आप जाकर देख ले सकते हैं कि इस 80,000 जो बच्चे पढ़कर निकले हैं, इसमें से JEE मेन में 99 बच्चे कामयाब हुए, JEE एडवांस में 9, MBBS में 11, BDS में 100 और अदर कोर्सेज में 129, तेलंगाना के एमसेट इंजीनियरिंग में 1500, तेलंगाना के एमसेट में जो दूसरा एग्रीकल्चर का वो दूसरा होता है बी फार्मेसी का, उसमें 1860, क्लैट में 11, तेलंगाना के लॉ सेट में 150, CUET में 7, TSD सेट में DED में 13, निफ्ट में 1, HCL टेक बी में 31, CA फाउंडेशन में 2, CS फाउंडेशन में 9, CMA में 7, IIIT RG UKT में 17, पॉलिस सेट में 1590। यानी जो 80,000 बच्चे पढ़कर निकले, उसमें से इन तमाम 17 कोर्सेज में 5,450 बच्चे और बच्चियां इन कोर्सेज में दाखिला लिए हैं। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर यहां पर तेलंगाना की हुकूमत ने किया। फिर CEDM में 14 करोड़ रुपये 9 साल में दिए गए, जिसमें फायदा अक़लियतों को, ज्यादा मुस्लिम अक़लियत को 39,310 को फायदा हुआ। माइनॉरिटी स्टडी सर्कल है, उसमें सिविल सर्विस का एग्जाम में दूसरे इम्तिहानों में 9,319 बच्चे को फायदा हुआ, सिविल सर्विस में 17 को हुआ। तो ये अगर आप पूरा देखेंगे, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, रीइंबर्समेंट, ओवरसीज स्कॉलरशिप, टेमरिस, CEDM, माइनॉरिटी सर्कल, 27,08,693 बच्चे और बच्चों को फायदा हो 9 साल में। और आप और हम जानते हैं कि मुस्लिम अक़लियत का सबसे बड़ा मसला हमारे बच्चे बच्चियों का तालीम का मसला है। यह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर रियासत तेलंगाना में किया गया। फिर शादी मुबारक में 9 साल में 2,337 करोड़ रुपये दिए गए। कितनों को मिला उसमें? 2,76,225 लोगों को शादी मुबारक में चेक दिए गए, 2,335 करोड़ के। फिर इमाम मौजम में 9 साल में 316 करोड़ उनको दिए गए। पहले 9,900 इमामों को
5,000 रुपये माहाना में दिया जाता था, मंजलिस की नुमाइंदगी पर और 7,000 उसमें इजाफा किया गया। तो अब इंशाअल्लाह 17,000 इमाम और मौज़न को हुकूमत की तरफ से माहाना 5,000 रुपये दिए जाएंगे। वक्फ की गारंटीड एड है 513 करोड़ रुपये मंजलिस की नुमाइंदगी पर हुकूमत ने दिए, जिसमें से 1175 वक्फ प्रॉपर्टीज को उसमें बनाया जा रहा है, जिसमें हैदराबाद में अनीसुल गुरबा की एक बड़ी बिल्डिंग है। अब यहां पर लोग बोलेंगे कि मंजलिस ने ये बताओ कि परसेंटेज क्या है। कल्याणा लक्ष्मी शादी मुबारक की स्कीम आप जानते हैं, तो उसमें 2,76,225 लोगों को शादी मुबारक का चेक मिला। परसेंटेज क्या है मुस्लिम अक़लियत क्या? 21.23 यानी 21%। SC ST BC माइनॉरिटीज ओवर स्कॉलरशिप में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास और माइनॉरिटीज में स्कॉलरशिप 9 साल में जो 6,821 करोड़ रुपए दिए गए, जिसमें अक़लियतों के लिए 3,224 करोड़ रुपए। क्या परसेंटेज है? 47% मिला। फिर रेजिडेंशियल स्कूल पूरे तेलंगाना में 1,022 है, मुस्लिम अक़लियत के लिए, माइनॉरिटीज के लिए 205 है। परसेंटेज क्या है? 20। फिर रेजिडेंशियल स्कूल जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें इन 1,022 में 6,22,000 बच्चे तमाम 1,022 रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ रहे हैं। उसमें अक़लियतों का तनासुब क्या है? 1,31,000, ज्यादातर 90% मुसलमान है। परसेंटेज क्या है? 21%। अब टोटल बजट जो खर्चा हुआ 9 साल में SC ST BC और माइनॉरिटी वेलफेयर पर 91,000 करोड़ रुपये खर्चा किया गया, जिसमें अक़लियतों का क्या था? 12,000 करोड़ रुपये। परसेंटेज क्या है? 13.18। आज तेलंगाना में मुस्लिम अक़लियत 13% के बराबर है। अगर हमारे ईसाई भाइयों को, सिख भाइयों को, जैन भाइयों को मिलाया जाए तो 15-16% होगा। यह मजलिस की नुमाइंदगी पर किया गया है। ये तालीम के मैदान में जिसने मजलिस ने काम किया हुकूमत से नुमाइंदगी करके, इसकी मिसाल कोई बता दो भारत में। फिर आसरा पेंशन 9 साल में जो जितने बेनिफिशियरीज को, हमारे जितने लोगों को आसरा पेंशन मिला 44,12,310, उसमें से मुस्लिम अक़लियत का कितना था? 4,93,000। परसेंटेज क्या है? 11%। इसमें बढ़ना चाहिए, 11% कम है। जो फूड सिक्योरिटी BPL कार्ड, राशन कार्ड है तेलंगाना में 90,42,810 है। मुस्लिम अक़लियत और माइनॉरिटीज का कितना हिस्सा उसमें? 12,55,530। तनासुब क्या है? परसेंटेज क्या है? 13.88। ये मजलिस ने काम किया है। ये कोई हम लोग जो बोलते हमारे मुखालिफिन के मजलिस जज्बाती तकरीर करती, हाँ जज्बाती तकरीर भी करते और काम भी कराते। हम खाली तकरीर नहीं करते बल्कि हुकूमत से काम कराना मजलिस को आता है। इसीलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यह फैसला लिया कि आप संगारेड्डी में यहां पर आप मामू को कामयाब करिए। यह काम किया गया है, यकीनन और भी काम करना है। जैसा कि हमारे मजलिस के जिम्मेदारों ने दिया कि संगारेड्डी में बाउंड्री वॉल की तामीर होना, वक्फ की जो जमीन है सर्वे नंबर 412, 222, 311 तमाम माने 102 एकड़ जमीन जो है उसकी हिफाजत के लिए इंशाअल्लाह ताला मैं वादा कर रहा हूं आपसे कि हुकूमत से नुमाइंदगी करके इसकी बाउंड्री वॉल जो वक्फ की जमीन है इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरे इक़दामात और बाउंड्री वॉल उठाने की कोशिश कर काम करेंगे। एक B.Ed D.Ed उर्दू मीडियम कॉलेज संगारेड्डी में जरूरत है और पूरे मुत्तफ़क़ा तौर पर तमाम मसलक के उलमाओं ने फैसला लिया कि अहले सुन्नतुल जमात को, तबलीगी जमात को, जमात इस्लामी अहले हदीस को 1,000 स्क्वायर यार्ड जमीन दी जाए, जाके जिस तरह के हमारे दूसरे अबनाए वतन का उनके भवन है उस तरह का एक काम हो सके। और इंशाअल्लाह ताला हम इसकी बात मैं खुद चीफ मिनिस्टर से और जनाब हरीश राव से करूंगा। एक माइनॉरिटी स्टडी सर्कल की संगारेड्डी में जरूरत है। अहमदनगर में उर्दू घर,
कब्रस्तान की जरूरत है संगारेड्डी में, और जो ईदगाह नाकाफी है उसके बाजू कोई प्राइवेट जमीन है हुकूमत से कहकर उसको एक्वायर किया जाए, इसकी भी कोशिश करेंगे। फिर डबल बेड 2 BHK का बुबली कुंटा नाला एक्सपेंशन में इस ताल्लुक से कई मरतबा मैं बोला हूं, ये काम मुकम्मल नहीं हुआ, मेरी जिम्मेदारी है, इंशाल्लाह मैं इसको मुकम्मल करवाऊंगा। वार्ड नंबर 20 में आंगनबाड़ी स्कूल है, बस्ती दवाखाना वार्ड नंबर 26 में जरूरत है, और एक शादी खाना जो है उसको तोड़कर दीनदार खां शादी खाना उसका सरनो अच्छा बनाना चाहिए। और साथ ही साथ जो मेडिकल कॉलेज खोला गया उसमें अक़लियती नौजवानों को नौकरी मिलनी चाहिए। माइनॉरिटी लोन और गृह लक्ष्मी का जो लोन का प्रोसेस है उसको आसान करना चाहिए। और एक मेट्रो ट्रेन संगारेड्डी से मियाँपुर तक, मुझे यकीन है कि अगर दोबारा केसीआर मुख्यमंत्री बनेगा तो एक काम होगा, क्योंकि उन्होंने ऐलान किया कि जितने टाउन्स हैं तेलंगाना में वहां पर हम इस तरह की सहूलतों पहुंचाने का काम करेंगे। फिर महबूब सागर को खूबसूरत बनाना, और गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल संगारेड्डी में यहां पर मजलिस की तरफ से सालार मिल्लत की बुक डिस्ट्रीब्यूशन होती है, वहां फर्नीचर की जरूरत है। और जुलकल गांव में कब्रस्तान की दीवार का उठाने का काम है, मुफ्ती साहब ने ये हुक्म दिया है। तो इंशाअल्लाह ताला ये जो आपके 19 काम आपने दिए हैं मुझे, मेरी जिम्मेदारी होगी कि इंशाअल्लाह ताला मैं इन पूरे कामों को करवाऊंगा। मगर मेरी आपसे एक अपील है कि आप अपना एक एक वोट का सही इस्तेमाल करिए। कांग्रेस पार्टी के वादे, कांग्रेस पार्टी के झूठ, उसकी एक लंबी तारीख है, उसको अगर बयान करना शुरू करूं तो शायद 10 बजे से पहले तकरीर को खत्म करना है वो जरा मुश्किल हो जाएगा। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, मैंने बात पहले भी कही, आपके दरमियान में आकर फिर से कह रहा हूं, याद रखिए जिस रियासत में 2 कौमी पार्टियां होती हैं, बीजेपी और कांग्रेस जहां पर होती है, सबसे बड़ा नुकसान अगर होता है तो दलितों को होता है, आदिवासियों को होता है, अक़लियतों को होता है। क्योंकि ये जानते हैं कि हमको छोड़कर ये कहां जाएंगे। और बीजेपी को जरूरत नहीं है, बीजेपी अपने हिंदुत्व के प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ चुकी है। जहां पर तीसरी कुव्वत होगी तो बैलेंस ऑफ पावर आपके हाथ में होता है, कुव्वत आपके हाथ में होती है, तवाजुन आपके हाथ में होता है। अगर 2 पार्टी कौमी पार्टियां रहेंगे, मुझे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मौका दिया मुल्क के कोने कोने में जाने का। मैं मध्य प्रदेश को जाकर देखा, राजस्थान को जाकर देखा, बड़ी बड़ी रियासतों में जाकर देखा। वहां पर यही देखने में आता कि जहां पर 2 कौमी पार्टियां होती हैं वहां पर अक़लियतें को बर्बाद कर दिया जाता है। आप बोलेंगे उत्तर प्रदेश में समाजवादी है, समाजवादी अब नहीं रही, समाजवादी पार्टी नहीं रही, उसकी ताकत कुव्वत खत्म हो चुकी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि यहां हमारे पास एक तीसरा प्लेयर है, यहां हमारे पास मंजलिस एक चौथा प्लेयर है आपका। इस बैलेंस को बरकरार रखिए। वोट देना आपका काम है, आपको समझाना, आपसे गुजारिश करना, आपको ये बताना मेरा फरीजा है, मैं आपको बता रहा हूं। अगर 2 कौमी पार्टी बन जाएंगे तो याद रखिए हम इनके पैरों का फुटबॉल बन जाएंगे। ये सिर्फ हमसे डरा डरा कर वोट हासिल करते रहेंगे। ये जो काम आप देख रहे हैं, 210 रेजिडेंशियल स्कूल, 205 रेजिडेंशियल स्कूल में अगर आज 1,30,000 बच्चे बच्चियां पढ़ रहे हैं तो मैं चैलेंज कर रहा हूं कांग्रेस और बीजेपी को, बताओ तुमने काम किया कहीं रियासत में? राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, कितने रेजिडेंशियल स्कूल है? 1। कितना बजट है अक़लियतों का? इस साल 250 करोड़। तेलंगाना में कितना है? 2200 करोड़। क्यों? यहां पर एक तीसरा प्लेयर है। इस बात को आप याद रखो। अगर ये 2 कौमी पार्टी के आप जाएंगे नहीं, कर्नाटका में क्या हो रहा? कर्नाटका में जब से कांग्रेस आई वहां पर बिजली नहीं है, वहां पर किसानों को पानी नहीं है। रिजर्वेशन बीजेपी ने निकाला, 6 महीने में एक कानून नहीं बना सके
कि दोबारा मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जा सके कर्नाटका में। जज्बात से खेलते रहेंगे, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद हो जाएगा। और जब कभी भी कांग्रेस इख्तिदार में थी, आंध्र प्रदेश में फसादात होते रहे। इसी जमीन पर फसाद हुआ, संगारेड्डी में, हैदराबाद में फसाद हुआ। हर साल में कुछ ना कुछ होता, मगर अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 9 साल से तेलंगाना में अमन है। तेलंगाना तरक्की कर रहा है, यकीनन और करना है किसानों के लिए, गरीबों के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा काम हो गया, बहुत करना है, मगर अगर आप मजमूई तौर पर देखेंगे तो तेलंगाना में काम हुआ है। इस काम को लेकर आगे बढ़ना है। कांग्रेस जहां प्रदेशों में है वहां पर फसाद होता। आप बोलेंगे मिसाल दो, राजस्थान की मिसाल ले लो। जुनैद नसीर को राजस्थान में घाटमीका से किडनैप करके हरियाणा ले जाकर उनको जिंदा जला दिया जाता है। वहां का चीफ मिनिस्टर नहीं जाता। उन घर वालों से मिलने के लिए मैं हैदराबाद से निकलकर दिल्ली से गाड़ी में जाता हूं, जुनैद और नसीर के घर में जाकर मिलता हूं। वहां का कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर कब गए? अशोक गहलोत 25 दिन के बाद गए, जिंदा जला दिए थे जुनैद नसीर को। कितने पैसे दिए? 5 लाख रुपए। 15 लाख बोले, 5 लाख मिले अभी तक। और वही एक और टेररिस्ट का वाकया हुआ था। किसी लोगों ने जाकर एक कन्हैया लाल, एक टेलर को उसका कत्ल कर दिया, 50 लाख दिए। अच्छा करे, यहां भी देना था। जुनैद नसीर को मारने वाले भी टेररिस्ट हैं, कन्हैया लाल को जो मारा वो टेररिस्ट है। ट्रेन में, जयपुर की ट्रेन में वो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का टेररिस्ट नाम पूछकर गोली मारता है। एक शख्स हैदराबाद बाजार घाट का है, आपके बिदर का रहने वाला था, मगर हैदराबाद बाजार घाट में रहता था। अकबर उठे असेंबली में और चीफ मिनिस्टर से, हुकूमत से मुतालबा किया कि हैदराबाद का रहने वाला है, इसकी बेवा है और 3 मासूम बच्चे हैं। हुकूमत ने एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया, उन बच्चों के अकाउंट में पैसे जमा करवाए। मजलिस ने मुतालबा किया, उस बेवा को नौकरी का लेटर मिला, 2 BHK का घर मिला। उसमें एक मरने वाला राजस्थान का था। पूछो जाके आप उसको क्या मिला। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, पूछो आप, मालूम करो क्यों नहीं दिए, क्यों नहीं दिए, कुछ नहीं दिए। वो पुकार पुकार कर थक गई बेवा राजस्थान में। यहां हैदराबाद में, तेलंगाना में आपकी एक पार्टी है मजलिस। यहां पर 2 कौमी पार्टियां नहीं है, एक तीसरा प्लेयर है जिसका नाम KCR है। बैलेंस ऑफ पावर आपके हाथ में है, आपके हाथ में हर चीज है। इसीलिए फौरन हुकूमत ने काम किया। राजस्थान में क्यों नहीं किया, बताओ मेरे को आप, बताओ, पूछो आप, अपने आप से सवाल करो। आप वोट डालने से पहले सेक्रेटेरिएट की मस्जिद को शहीद किया गया, गलत हुआ। ये कांग्रेस वालों से पूछो आप, इन्होंने रेजोल्यूशन पास नहीं किया था अपनी पार्टी में कि दोबारा बाबरी मस्जिद को बनाएंगे। पूछो इनसे आप, तुमने पास किया था नहीं किया था? अपने पार्टी में पास किया था तुमने, CWC में। हमने सेक्रेटेरिएट में दोबारा उस जगह पर उस मसाजिद को तामीर किया। क्यों किया? क्योंकि आपके पास बैलेंस ऑफ पावर है, आपके पास ताकत है। यहां पर 2 प्लेयर नहीं, 3 प्लेयर हैं, 4 प्लेयर हैं। कुव्वत आपके पास है, इसीलिए आप काम करवा रहे हैं। ये कांग्रेस आएगी तो 1-2 कौमी पार्टियां अकलियतों को बर्बाद कर देंगे, बड़े बड़े वादे करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। राजस्थान में जाकर देख लो आप, राजस्थान में 60% मुस्लिम बच्चे एनीमिक हैं, खून की कमी है उनके पास। मैं स्टडी करवाया पूरी, बड़े बड़े माहिरीन को बिठाकर रिपोर्ट तैयार किया। आप बताइए क्या हो रहा है वहां पर? मगर यहां पर इनके बड़े बड़े लोग आते हैं, बुलंद बांग दावे करते हैं। इनके एक लीडर आए, राहुल गांधी, प्यारे ने आकर कह दिया कि KCR ने इतना पैसा लिया, हम आके वापिस कर देंगे।
माने ये मोदी 2 हो गया। ये 2014 में मोदी बोले थे 15 लाख हर एक के अकाउंट में डालूंगा। वो 15 लाख की जगह 15 पैसे नहीं आए तो इन्हों बोले भाई उसका डायलॉग मैं मार लेता हूं। तो इन्हों भी बोल रहे मैं आऊंगा, मैं निकाल लूंगा। ये जो काम जो मैं आपके सामने रखा हूं, बताइए ये काम किसके फायदे आ रहे, किसका फायदा हो रहा है? किसके बच्चे पढ़ रहे हैं? गरीबों के बच्चे पढ़ रहे हैं। उन गरीबों के बच्चे पढ़ रहे हैं जिनके मां बाप ऑटो ड्राइवर हैं, ठेला बंडी पे तरकारी बेचते हैं, फ्रूट बेचते हैं। चंद्रायन गुट्टा में टेमरिस का स्कूल खोला गया, वहां से 3 बच्चे मेडिसिन गवर्नमेंट के महबूबाबाद के मेडिकल कॉलेज में गवर्नमेंट के मेडिकल का एडमिशन मिला। मेरे पास आए बच्चे, आके बोले साहब हमको मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज में मिला, हम चंद्रायन गुट्टा के टेमरिस में पढ़ते, हमको अखराजात होना हमारे को बहुत मुश्किल है, खर्चे हैं किताबों के, रहने के। मेरा अच्छी बात है कल आओ तुम। तो उसमें से एक तीसरा बच्चा खामोश मेरे पास आकर बोला सद साहब मैं एक बात बोलूं, आप बुरा नहीं मानते? मेरा बोलो बेटा। बोले साहब मैं हिंदू हूं, मुसलमान नहीं हूं, मेरे को भी देते क्या आप? उसकी आंख में आंसू थे। मैं उठा, उसका हाथ पकड़ा, बोला बेटा तू गरीब का बेटा है, तेरा बाप क्या करता है? बोले मेरा बाप मैकेनिक है। मेरे ख्याल से ओल्ड करीमनगर जिले का था बच्चा। मेरा तू भी आकल। उन तीनों को मंजलिस ने अपने ट्रस्ट से 1-1 लाख रुपए दिए। ये हम नहीं देखे कि कौन हिंदू मुसलमान है, दिए। वो दिए तो मालूम हुआ कहीं पर आदिलाबाद या आरमूर के 2 बच्चियां दूसरे दिन आ गए, हम क्या बुरा किए? मिला आपका क्या हुआ? बोले हमको ही मिला। मिला तुम भी लो, हम तो पढ़ाना चाहते। मेरा मानना यह है कि जब तक भारत में दलित मुसलमान आदिवासी पढ़ेंगे नहीं, आप लीडर नहीं बनेंगे। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, काबिल नहीं बनेंगे, आप इन जालिमों से मुकाबला नहीं कर सकते। ये मजलिस काम कर रही है, इसीलिए कांग्रेस को बड़ी तकलीफ होती है। अच्छा तकलीफ तो हुई, अच्छी बात है, मगर ये क्या बात है कि राहुल गांधी थोड़े पढ़े लिखे नजर आते थे मुझे? बिल्कुल ही थम्स अप निकले वो तो। असदुद्दीन ओवैसी आसाम त्रिपुरा में इलेक्शन लड़ते हैं। अरे मैं कहां गया भाई आसाम को, ना त्रिपुरा गया मैं। आप जाओ बोलो तो जाता हूं मैं, अब तो मेरे को जाना पड़ेगा। हर अनेक तोते की तरह कोई लिख दिया, इनको स्टेनोग्राफर इनको पढ़ के सुनाते। अरे अपने दिमाग पे जोर डालो, फर्स्ट फ्लोर है नहीं है? सोचो, हजरत गूगल पे जाके देखो इन्होंने असम लड़े नहीं लड़े, त्रिपुरा लड़े नहीं लड़े। नहीं, मंजलिस को पैसे मिलते, बीजेपी पैसे देती मंजलिस को। राहुल गांधी तुम नहीं जानते हम लोगों को, हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, हम उनके गुलामों के गुलाम हैं। और जमीर बेचना, ईमान बेचना दौलत के लिए हमारी फितरत में नहीं है। शायद तुम्हारे साथ जितने हैं वो करते होंगे, मगर हम आका के उम्मती हैं। हमारे पास जो दौलत है राहुल गांधी तुम्हारे पास नहीं है। हमारे पास सबसे बड़ी दौलत यह है कि हम कमली वाले को अपना आका मानते हैं, वो तुम्हारे पास नहीं है दौलत। हो तुम कौन सी दौलत की बात कर रहे हो? और दौलत की तुम बात कर रहे हो राहुल गांधी, तो क्या जब मैं न्यूक्लियर डील जब हो रही थी 2008 की, जब उस वक्त मैं खड़े होकर पार्लियामेंट में कहा था कि न्यूक्लियर डील भारत के लिए अच्छी है तो भारत के मुसलमानों के लिए भी अच्छी होगी, उस वक्त तुमने कितने पैसे दिए थे बताओ राहुल गांधी? जब किरण कुमार रेड्डी के गवर्नमेंट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया, मजलिस से कहा गया तायीद करो, हम तायीद किए थे, कितने पैसे तुमने दिए? बताओ राहुल गांधी, जब प्रणब मुखर्जी का प्रेसिडेंट का सदर जमहूरिया का इलेक्शन था तो तुम्हारी मां ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने और मरहूम अहमद पटेल साहब ने मुझसे यूपीए की मीटिंग में रुकने कहा, उसका कि जाकर आपके दोस्त को समझाओ। बताओ बोलो कितने पैसे दिए तुम? और तुम अपना इलेक्शन हार गए तो कितने पैसे लेके इलेक्शन तुम हारे राहुल गांधी अमेठी में?
तुम 2014 हार गए, 2019 हार गए, तुम क्या पैसे लिए थे बीजेपी से? पैसे लिए या मुफ्त में हार गए? तुम बताओ। राहुल गांधी, तुम इसलिए कहते हो क्योंकि असदुद्दीन मेरा नाम है, मेरे चेहरे पर दाढ़ी है, सर पर टोपी है। तुम इसीलिए मुझसे कहते हो पैसों से बिक जाने वाला है, मगर तुम्हारा दोस्त वो सिंधिया जो बीजेपी में चला गया, तुम उसको नहीं बोलते पैसे लिए। वो जितिन प्रसाद तुम्हारा दोस्त जो बीजेपी में चला गया, तुम उसको नहीं बोलते पैसे लेकर गया बीजेपी में। तुम्हारा एक मंत्री यूपी का बीजेपी में चला गया, तुम्हारा नाक का बाल था, तुम उसको नहीं कहते भी पैसे लिए, मगर क्योंकि मेरा नाम असदुद्दीन है, चेहरे पर दाढ़ी है, सर पर टोपी है, तो तुम पैसों का इल्जाम लगाते हो मुझ पर। लगाओ राहुल गांधी, यही सर पर टोपी पहनने वाले और चेहरे पर दाढ़ी रखने वाला तुमको बताएगा इसकी कीमत क्या चुकाना पड़ेगा तुमको। इस तेलंगाना के इलेक्शन में तुमको मालूम होगा। तुम हमको बोलते हो, तुम हमको बोलते हो, मगर इनको नहीं बोलते। अच्छा, जब बात पैसों की आई राहुल गांधी, तो तुम्हारा तेलंगाना का सदर क्या वीडियो नहीं दिख रहा? वो वोट फॉर नोट का पैसे ले रहा था, क्या वीडियो नहीं है तुम्हारे सदर का? बोलो राहुल गांधी। अंधे हो जाते हैं, यानी बिल्ली जब दूध पीती तो आंखा बंद करके पीती, समझती दुनिया नहीं देख रही। तुम्हारा सदर पैसों का ले रहा था ना। अच्छा, उन्हें कहां से आया राहुल गांधी? उन्हें बीजेपी से आया। उन्हें एबीवीपी में था, बीजेपी में गया, नायडू के पास गया तो नायडू की साइकिल को बिठा दिया। अब इनके पास आया, इंशाल्लाह इनको भी बिठाएंगा तेलंगाना में, पूरा बर्बाद करके छोड़ेंगे इनको। नहीं, ओवैसी जो है मजलिस, अरे मजलिस को तुम जानते नहीं है प्यारे। तुम्हारी दादी दारुसलाम को आई थी, तुम्हारी दादी दारुसलाम को आई थी, आकर बोली थी कि जनाब शिवशंकर साहब का सिकंदराबाद के इलेक्शन में तायीद करो। दारुसलाम को तुम्हारी दादी आई थी तो शिवशंकर साहब कामयाब हुए थे। वो भी नहीं मालूम होगा बेचारों को, नहीं मालूम। जो लिख के दिया याद कर लेते तोते की तरह। हमको सब याद रहता, हमको सब याद रहता। राहुल गांधी, तुम बार बार अगर ऐसा बोलते रहेंगे ना, तो कर्नाटका के इलेक्शन से पहले तुम किसको भिजाए थे दिल्ली में? मेरे घर का नाम बोल दूं, अब नाम बोल दूं। राहुल गांधी बोलो, अब सोचो। बहुत बोल सकता हूं राहुल गांधी, मगर क्योंकि मेरा नाम असदुद्दीन है, ये तुम्हारी नफरत है इस नाम से। तुम्हें नफरत है दाढ़ी और टोपी पहनने वाले से, इसलिए तुम इल्जाम लगाते। मगर तुम्हारे पार्टी के लोग जो चले गए बीजेपी में, तुम नहीं बोलते। वो तुम्हारा नलगुंडे का बाई इलेक्शन हुआ, कौन सी मुनुगुड़, वो उनका कैंडिडेट बीजेपी में कांग्रेस से रिजाइन करा, बीजेपी में मोदी के गोद में जाके गपागप चाय पिया, उन्होंने उसको बिस्किट भी खिलाए, मगर मामू उस पे भारी पड़ गए, उन्हें हार गया। अब उन्हें क्या करा? नहीं, मोदी की चाय अच्छी नहीं, राहुल के कदमों में बैठ जाता। यहां चले गए, उन्हें सेकुलर हो गए, उन्हें सेकुलर हो गए। जहीराबाद में बागा रेड्डी साहब के बेटे बीजेपी में चले गए। जहीराबाद में कांग्रेस का उम्मीदवार बीजेपी से कांग्रेस में आया, और इन्होंने हमारे को आईना दिखा रहे। अरे कभी अपने आईना, अपना चेहरा तो देखो, साथ में तुम्हारे कितने बीजेपी के लोग खड़े हुए हैं। मैं ये कर दूंगा, तुम कुछ भी नहीं कर सकते, मालूम हमारे को। तुम अमेठी जीतते नहीं जीतते बोलो, पूरा बताओ, चैलेंज करो तुमको। तुम हार गए वहां पे अमेठी में। वायनाड क्यों जीते? क्योंकि 30% असदुद्दीन ओवैसी वायनाड में था। तुम अमेठी नहीं जीते, तुम्हारे बाप दादा की सीट तुम हार गए। तुम सेकुलरिज्म का दर्श मत दो राहुल गांधी। अगर बोलना शुरू करूंगा ना, तो मैं फिर से कह रहा हूं, कांग्रेस आरएसएस की मां है, कांग्रेस आरएसएस की मां है। इसलिए इस कांग्रेस को, जो आरएसएस की मां है, मामू को जिताना है। मामू को जिताए तो ये कांग्रेस जो आरएसएस की मां है, इनको हार होगी। अभी बहुत से लोग आएंगे, बहुत सी बातें करेंगे। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि यहां पर
दुब्बाक में जो प्रभाकर रेड्डी पर कातिलाना हमला हुआ, मैं उसकी मजम्मत करता हूं। क्यों कांग्रेस का आदमी मारा प्रभाकर रेड्डी को? राहुल गांधी आप नहीं बोलेंगे? अरे आप तो वायलेंस को देख चुके हैं ना। आपकी दादी शहीद हुई, आपके वालिद को मार दिया गया, और आपका पार्टी का आदमी प्रभाकर रेड्डी को चाकू मारता है, उसकी एक आंख को निकाल दिया जाता है। बोलो इस पर तो कुछ बोलो। राहुल गांधी नहीं बोलेंगे, दिखता नहीं कुछ, मगर मजलिस को गाली देंगे। 28 नवंबर तक आप एक ही बात सुनेंगे, मोदी आएंगे, स्टीयरिंग इनके हाथ में है। राहुल आएंगे और वैसी बी टीम है। राहुल गांधी कोई बी टीम वी टीम नहीं है। अगर तुम बी टीम बोलेंगे तो तुम कौन सी टीम के? मैं बोलूं तुमको? तुम कहां से आए बोलूं मैं तुमको? बहरहाल मैं तो बोल चुका हूं, राहुल गांधी आओ हैदराबाद में मुकाबला करो मेरा पार्लियामेंट इलेक्शन में। क्यों ये बातें करते? आओ हैदराबाद में पंजा जमहूरी तरीके से देख लेंगे। अरे तुम यहां वहां फिर के बोलते, आओ ना हैदराबाद को मुकाबला करो मेरे से। आओ, सबको आओ, तुम्हारा खानदान को, तुम्हारी आरएसएस को, सबको आके मुकाबला करो। अब पूरे तेलंगाना में किसी के पीछे नहीं पड़ रहे, इनको खाली एक ही दूल्हे भाई दिख रहा, वो ऐसी मंजलिस, वो वैसी मंजलिस। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। बीजेपी तेलंगाना में कोalition चाहती है, हरगिज होने मत दीजिए। यहां पर तीसरा प्लेयर है, कुव्वत आपके पास है, तवाजुन आपके पास है, बैलेंस आपके पास है। मेरी इस बात को गौर करिए और यहां से मामू की पार्टी के उम्मीदवार को कामयाब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।